बच्चों, यदि आप जेईई मेन या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज देखो यार, मैं पहली बार आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और मुझे आप कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है? और मैं भी आंसर उसका बताऊंगा। देखो यार, आप सब लोगों ने ये ग्राफ देखा होगा फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का, है ना? आपने फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ पढ़ा होगा और लगभग हर बच्चे ने ये ग्राफ को देखा ही देखा होगा। कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है? ये जनरली स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? मेरा क्वेश्चन ये कि कभी आपने ये सोचा क्या कि ये पर्टिकुलर यहां पे बंप क्यों देखने को मिल रहा है? कहने का मतलब ये कि ये स्लाइटली लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा क्यों आ रही है काइनेटिक फ्रिक्शन से? ऐसा क्यों है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है काइनेटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में? ये यहां पे बंप क्यों देखने को मिल रहा है? तो देखो यार, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इलॉजिकल आंसर देंगे। वो इलॉजिकल आंसर क्या देंगे? वो बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एम जी, या फिर म्यू एस इंटू एन, सॉरी एन बोलिए, म्यू एस इंटू एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। और ऑब्वियस सी बात है कि म्यू के कम होता है म्यू एस से, इस वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा, तो फिर यार ये बता दो कि म्यू के की वैल्यू कम क्यों होती है म्यू एस से, है ना? तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आप आंसर मुझे जरूर कमेंट करके बताने की कोशिश करिएगा, बट फिर भी मैं आप लोग को एक हिंट देता हूं। देखो यार, जब कभी भी किसी बॉडी को ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है दूसरी बॉडी के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है उसके इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स अच्छे फॉर्म होते हैं, ठीक है? इस वजह से जब कोई बॉडी स्टैटिक कंडीशन पे होती है ना, तो वो बॉटम सरफेस के साथ जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करती है। तो जब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म कर लेती है तो उनको तोड़ने में आपको ज्यादा फोर्स लगता है, मतलब वो ज्यादा रेजिस्टेंस सफर करती है, ठीक है? मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बड़ी आती है। वहीं पे जब बॉडी एक बार मोशन में आ जाती है ना, तो पार्टिकल्स को इतना समय नहीं मिलता कि वो एक दूसरे के साथ उतना स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड फॉर्म कर सके। और जब ऑब्वियस ही बात है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे तो रिलेटिवली कम फ्रिक्शन मिलेगा या कम रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसी वजह से बॉडी को मोशन में लाना टफ होता है इन कंपैरिजन टू बॉडी को मोशन में मेंटेन रखने के, क्योंकि मेंटेन रखने के लिए आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मोशन में लाने के लिए आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, लॉजिक समझ में आया हो। इसी वजह से जनरली म्यू के और म्यू एस में भी रिलेशन आता है कि म्यू एस स्लाइटली ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू म्यू के। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस आने बाकी है और हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चलिए अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, और हाँ, यदि आप कुछ और भी जानते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।